हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अहमद तुम्हें क्यों घूर रहा है? दोस्त की बात सुनकर मैंने सामने देखा, जहां पर वो लड़का मुसलसल मुझे देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट फैली हुई थी, जबकि उसकी आंखें हमेशा की तरह चमक रही थी। उसे देखकर मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैंने तेजी से उसे अपनी नज़रें फेर ली। मेरा दिल उस वक्त बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। हमेशा ही ऐसा होता था, जब भी मेरी नज़रें उसकी नज़रों से मिलती थीं, मेरा दिल अजीब से अंदाज में धड़कने लगता था और मेरी तबीयत ख़राब होने लगती थी। यूं लगता था जैसे मेरे जिस्म से कोई खून बाहर निकाल रहा हो। एक अजीब सी तकलीफ़ थी जो मेरे पूरे जिस्म में होने लगती थी। इसी वजह से मैं कोशिश करती थी कि उससे नज़र ही ना मिलाऊं, लेकिन उसमें इतनी अजीब सी कशिश थी कि मैं चाह कर भी उससे नज़रें नहीं हटा सकती थी, जब तक वो खुद मुझसे नज़रें ना फेर लेता। अभी भी मैं उसकी आंखों में मुसलसल देखे जा रही थी। मैं चाह कर भी खुद को नहीं रोक पा रही थी और ना ही अपनी आंखें उसकी आंखों से हटा पा रही थी। उसकी मुस्कुराहट गहरी होने लगी और उसके साथ ही मेरे जिस्म में तकलीफ़ भी बढ़ने लगी। तकलीफ़ के असरात मेरे चेहरे पर वाज़िहा हो रहे थे। मेरी दोस्त तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने मुझे हाथ लगाया, मेरे जिस्म को एक झटका लगा। यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे अपने सहर से आज़ाद किया हो। मुझे उस वक्त बहुत खौफ महसूस हो रहा था। मैंने अपनी दोस्त का हाथ ज़ोर से पकड़ लिया और उससे कहने लगी, मुझे यहाँ से ले चलो। मेरी दोस्त ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, चलो मैं तुम्हें कैंटीन लिए चलती हूँ। वहाँ तुम कुछ खाओ पियोगी तो तुम्हारी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाएगी। मुझे लगता है कि सुबह तुमने नाश्ता नहीं किया। वो अपनी फ़िक्रमंदी ज़ाहिर कर रही थी। अब मैं उसे क्या बताती कि मेरी तबीयत किसी और वजह से ख़राब हो जाती है। मैं जानती थी कि अगर मैंने उसे बता भी दिया तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि या तो मेरी बात पर वो यकीन ही नहीं करेगी, या फिर अगर यकीन किया भी तो पूरी यूनिवर्सिटी में ये बात फैला देगी, जबकि मैं नहीं चाहती थी कि इस बारे में किसी को भी पता चले। उसके साथ मैं कैंटीन चली गई, लेकिन कैंटीन में बैठे हुए भी मुझे अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपिश का एहसास हो रहा था। जब मैंने गर्दन फेर कर देखा तो वहाँ पर वही लड़का बैठा हुआ था जो दोबारा से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहा था। मेरी दोस्त मुझे कहने लगी, लगता है ये लड़का तुम पर लट्टू हो गया है। अगर मेरी बात मानो तो तुम भी इसे लाइन करवाना शुरू कर दो। एक तो ये बहुत खूबसूरत है और ऊपर से मुझे अमीर भी लगता है। इसकी रोज़ रोज़ की नई ड्रेसिंग मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है, लेकिन हाय मेरी बदकिस्मती कि ये मुझे मुँह ही नहीं लगाता। दोस्त की बात सुनकर मैंने उसे लताड़ा और कहा, खबरदार, जो तुमने दोबारा कभी मुझे इस तरह का मशवरा दिया। इस लड़के से शादी करने से तो अच्छा है कि मैं कुएं में छलांग लगाकर मर जाऊं। मैंने इतना ही कहा था कि अचानक ही मेरे दिल में शदीद दर्द उठा। वो दर्द इतना शदीद था कि मुझे लग रहा था कि अभी मेरी रूह मेरे जिस्म को आज़ाद करके निकल जाएगी। मैंने जल्दी से अपने दिल पर हाथ रख लिया और फिर चंद ही लम्हों के बाद वो दर्द दोबारा से गायब हो गया। मैंने एक नज़र उठाकर उस लड़के की तरफ देखा जो उस वक्त गुस्सीली नज़रों से मेरी तरफ ही देख रहा था। उसे देखकर मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। न जाने क्यों मुझे लगने लगा था कि वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो कोई और ही मखलूक है जो हमारे बीच आकर रह रही है। और इस बात का इजहार मैं अपनी अम्मी के सामने भी कर चुकी थी। दरअसल मेरी अम्मी इस तरह की चीज़ों पर बहुत यकीन रखती थी। जब मैंने अम्मी को उस लड़के के बारे में बताया तो वो फ़िक्रमंद हो गई और मुझे कहने लगी, खबरदार, जो आइंदा तुम उस लड़के के इर्द गिर्द भी भटको, कोशिश यही करो कि उससे दूर ही रहा करो। उसके साथ ही अम्मी ने मुझे तसल्ली दी कि वो अपने जानने वाले एक आमिल से मेरा हिसाब करवाएंगी ताकि सारी बात खुलकर सामने आ जाए। लेकिन फिर बाद में अम्मी कामों में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो गई कि उन्हें इस बात की याद ही ना रही।
आज मैं सोच रही थी कि घर जाकर अम्मी को दोबारा से याद कराऊंगी। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी जब मुझे लगा कि कोई इस टेबल से उठ कर गया है। मैंने एक नज़र उठाकर दोबारा उस जानिब देखा तो अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने सुकून की एक सांस ली। चूँकि मेरे पेपर नज़दीक थे, इस वजह से मैंने फ़ैसला किया कि लाइब्रेरी जाकर थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। इस तरह से मेरे पेपरों की तैयारी भी हो जाएगी और मेरा वक्त भी गुजर जाएगा। यही सोचकर मैं लाइब्रेरी चली गई। लाइब्रेरी हमारी यूनिवर्सिटी से थोड़े ही फासले पर थी। बिलाशुबा ये हमारी यूनिवर्सिटी का हिस्सा थी, लेकिन इसकी इमारत अलहदा से तामीर की गई थी। इस वजह से यहाँ पर यूनिवर्सिटी से ज़्यादा बाहर के लोग मौजूद होते थे। अक्सर तो यहाँ पर बुज़ुर्ग हज़रात भी मौजूद होते थे जो मुताले का शौक़ बुढ़ापे में पूरा कर रहे थे। मैं भी एक कोने में जाकर बैठ गई। इस जगह पर लोग थोड़े से कम थे। मैं भी तन्हाई वाला कोना तलाश कर रही थी जो मुझे आसानी से ही मिल गया। वहाँ पर बैठे हुए मुझे थोड़ी ही देर गुजरी थी जब मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। किसी ने बहुत ही धीमी आवाज़ में मेरा नाम पुकारा था, लेकिन वो आवाज़ सिर्फ मुझे सुनाई दी थी। मैंने तेज़ी से गर्दन मोड़ी, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। मैंने इसे अपना वहम करार दिया और दोबारा से मुताला करने लगी। मज़ीद 5 मिनट गुजरे थे जब मुझे अपने नाम की पुकार दोबारा से सुनाई दी। इस बार यह आवाज़ मेरे दाएं जानिब से आई थी। मैंने दाएं जानिब बने रैक की तरफ देखा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। वो कोई लड़का लग रहा था। अचानक ही मेरे जहन में अहमद का ख्याल आया। मेरा दिल खौफ से धड़कने लगा। मैं तेज़ी से वहाँ से उठी और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर उस रैक की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गई कि वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, जबकि उससे थोड़े ही फासले पर एक और लड़का खड़ा था, मगर वो कोई और था। उसे मैं नहीं जानती थी। मुझे अपनी तरफ देखता पाकर वो सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसने मुझसे पूछा, क्या आप किसी को ढूंढ रही हैं? उसकी बात सुनकर मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिला दिया। मैंने उसे कहा, ना जाने क्यों मुझे यूं लगा था जैसे किसी ने मुझे पुकारा हो। जब मैंने उस सिमत देखा तो यहाँ पर मुझे एक लड़का खड़ा दिखाई दिया। मैं परेशानी में उसे ये सब बताने लगी। मेरी बात सुनकर वो पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराया और बोला कि यहाँ पर आपको ध्यान से काम लेना होगा। मैंने नासमझी से उसके चेहरे की तरफ देखा। उसने मुझे कहा कि यहाँ पर इंसानों के साथ साथ आसेब भी बसते हैं। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये लाइब्रेरी जिस जगह पर बनाई गई थी वो एक वीरान जगह थी, और इस जगह पर जिन्नात का एक बहुत बड़ा ख़ानदान आबाद था जो ये लाइब्रेरी बनने की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ था। और यही वजह थी कि शुरू में तो लोग यहाँ पर आते ही नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हादसात पेश आते थे। अक्सर तो लोगों की यहाँ पर अमवात भी हो गई थी। जैसे जैसे वो बोलता जा रहा था वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन बढ़ती चली जा रही थी। मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था और ना ही मैंने कभी पता लगाने की कोशिश की थी। मुझे तो सिर्फ ये पता था कि यहाँ पर लोग पढ़ाई करने के लिए आते हैं, और आज भी मैंने सबसे ज़्यादा तन्हाई वाला कोना मुंतखब किया था। उसकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई। मैं तेज़ी से वहाँ से अपनी किताबें उठाने लगी। इससे पहले कि मैं अपनी आखिरी किताब उठाती, मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे वो किताब मेज़ के साथ चिपक गई हो। मैं उसे हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे हटा नहीं पा रही थी। मुझे शदीद बेबसी का एहसास हो रहा था। उसके साथ साथ मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। जब मैंने उस जानिब देखा जहाँ पर थोड़ी देर पहले लड़का खड़ा था, तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि अब वहाँ पर कोई भी नहीं था, बल्कि वो पूरा हिस्सा ही खाली था। इस पूरे हिस्से में किसी भी लड़के का नामो निशान तक नहीं था, जबकि उसे यहाँ से निकलने के लिए मेरे सामने से होकर जाना था। और ये बात मैं गारंटी से कह सकती थी कि वो मेरे सामने से नहीं गुजरा था। फिर वो एकदम से कहाँ पर चला गया? मेरा खौफ बढ़ता चला जा रहा था।
समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। मुझे वहां पर बैठे हुए थोड़ी ही मजीद देर गुजरी जब अचानक ही मुझे अहमद की आवाज़ सुनाई दी। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? मैंने बेसाख्ता उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक फैली हुई थी। उसे यकदम ही अपने इतने करीब खड़ा देखकर मेरा दिल अजीब से अंदाज में धड़कने लगा। मैंने ना चाहते हुए भी हाँ में सर हिला दिया। उसने बहुत ही एहतियात से वो किताब उठाई और मेरे हाथ में रख दी। इस दौरान उसका हाथ मेरे हाथ से लगा था। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे हाथ के उस हिस्से पर किसी ने आग लगा दी हो। मेरा हाथ बुरी तरह से जलने लगा था, जबकि अभी भी वो मुझे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। वो उस वक्त मेरे बहुत ही करीब खड़ा था। अचानक ही वो मुझे कहने लगा, तुम मेरी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन तुम थोड़ी सी बेवकूफ़ हो। उसकी बात मुझे बहुत बुरी लगी। मैं उसे बुरा भला कहना चाहती थी, लेकिन अल्फाज मेरा साथ ही नहीं दे रहे थे। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ बोलता, अचानक ही मेरी दोस्त वहाँ पर आ गई। वो चेहरे से बहुत ही परेशान नज़र आ रही थी। मुझे अहमद के साथ खड़ा देखकर उसकी परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया और फिर उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात नमूदार हो गए। वो मुझे कहने लगी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तुम्हें पूरी लाइब्रेरी में ढूंढ रही हूँ। मेरे घर में इमरजेंसी हो गई है, मुझे अभी और इसी वक्त निकलना है और तुम्हें भी मेरे साथ ही चलना होगा। दोस्त की बात सुनकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि अभी मैंने एक बहुत ही ज़रूरी क्लास लेनी थी। उस क्लास को मैं पिछले 3 हफ्तों से मिस कर रही थी, लेकिन इस बार मैं ये क्लास नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि अगर मैं ये क्लास छोड़ देती तो प्रोफेसर मुझे पेपर में फेल कर देता। मैंने उसे कहा कि क्लास छोड़ना मेरे लिए मुश्किल है, तो वो मुझे धमकी देने लगी और इमोशनल ब्लैकमेल करने लगी। ना चाहते हुए भी मुझे उसकी बात माननी पड़ी। अभी मेरी क्लास में तकरीबन आधा घंटा था और उसका घर यहाँ से 20 मिनट के फासले पर था। मैंने सोचा कि अगर तेज़ गाड़ी चलाई तो उसे छोड़कर जल्द ही वापस आ जाऊंगी। लिहाजा उसे लेकर मैं उसके घर की तरफ चल दी। इस दौरान मेरे जहन से अहमद का ख्याल बिल्कुल निकल चुका था। जब मैं उसे छोड़कर वापस आई तो मैंने देखा अहमद दरवाजे पर ही खड़ा था और हर बार की तरह मुस्कुराती हुई नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। इस बार मैंने उससे नज़रें नहीं मिलाई और गर्दन झुकार कर क्लास लेने के लिए चली गई। लेकिन क्लास लेते दौरान भी मुझे यही एहसास होता रहा कि कोई मुझे देखे जा रहा है। जब मैंने गर्दन पलट कर देखा तो वहाँ पर अहमद ही बैठा हुआ था। आज ना जाने उसे क्या हो गया था कि मुझे एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा था। परेशानी तो मुझे इस बात की थी कि अगर कोई प्रोफेसर उसे मेरी क्लास में बैठा देख लेता तो उसे डांटता, क्योंकि यहाँ पर अपनी क्लास लेने के अलावा किसी की क्लास लेने की इजाज़त नहीं थी, जबकि वो बग़ैर किसी खौफ के मेरे साथ मेरी तमाम क्लासें ले रहा था और उसके साथ साथ बहुत गौर से मेरे चेहरे को भी देखे जा रहा था। उसकी वजह से मैं बार बार कंफ्यूज हो रही थी और अपना ध्यान अपनी क्लास की तरफ नहीं दे पा रही थी। मैंने फैसला किया कि जाके क्लास के बाद उससे 2 टोक बात करूंगी और उससे कहूंगी कि इस तरह का बर्ताव करना छोड़ दे, वरना मैं उसकी प्रिंसिपल को शिकायत लगा दूंगी। लेकिन क्लास लेने के बाद वो मुझे दोबारा कहीं दिखाई नहीं दिया। अचानक ही न जाने कहाँ पर गायब हो गया था। मैंने अपने घर की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। अभी मैं रास्ते में ही पहुंची थी कि मेरी गाड़ी अजीबो गरीब आवाज़ें निकालने लगी और फिर थोड़ी ही देर बाद रुक गई। गाड़ी को रुकता देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मैं उस वक्त बिल्कुल वीरान इलाके में खड़ी थी। आसपास गहरा जंगल था और इस जंगल में लोगों के साथ अजीबो गरीब वाक़यात भी होते रहते थे। उसकी खबरें मैं कई बार सुन चुकी थी। मेरा दिल खौफ से धड़क रहा था। मैंने जल्दी से मोबाइल निकाला और अम्मी को कॉल मिलाने का सोचा, लेकिन यहाँ पर सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूँ। ये टाइम भी इसी तरह का था कि कोई गाड़ी भी करीब से नहीं गुजर रही थी। मैं शशो पंच में मुब्तला गाड़ी के अंदर ही बैठी हुई थी जब अचानक ही मुझे गाड़ी का शीशा बजने की आवाज़ सुनाई दी।
मैंने खौफ से सर उठाया। जब मैंने गर्दन मोड़ कर देखा तो हैरान रह गई। वहाँ पर इस बार भी अहमद ही खड़ा था और वो इस बार भी मुझे मुस्कुराते हुए देख रहा था। ना चाहते हुए भी मैंने गाड़ी का शीशा नीचे कर दिया। उसकी आंखों का रंग देखकर मैं हैरान और परेशान रह गई, क्योंकि 2 घंटे पहले तक उसकी आंखों का रंग स्याह था, लेकिन अभी एकदम ही उसकी आंखों का रंग सब्ज हो चुका था। मैंने सर झटका और उसे अपना वहम करार दिया कि शायद मैंने देखने में गलती कर दी है, या ये भी हो सकता है कि उसने लेंस पहन लिए हों। मगर जिस तरह की उसकी आंखें थीं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसने लेंस पहने हुए हैं। यही महसूस हो रहा था जैसे उसकी आंखों का अपना असल रंग है। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? उसने निहायत ही मौजिज़ अंदाज में मुझसे ये बात पूछी। मेरे पास भी उसकी मदद लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था, लेकिन मैं उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठकर भी नहीं जा सकती थी। शायद वो मेरे जहन में चलती हुई बातों को समझ गया था। उसने मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में बैठने का नहीं कह रहा। मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक कर दूंगा। अहमद की बात सुनकर बेसाख्ता मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने उससे कहा, तुम्हारी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। मैं जो सोच रही थी कि उसे अच्छी खासी सुनाऊंगी और उससे पूछूंगी कि वो हर वक्त मुझे क्यों देखता रहता है, ये बात बिल्कुल भूल कर रह गई। उस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ ये नज़र आ रहा था कि मुश्किल के वक्त में वो मेरी मदद कर रहा था। और फिर उसने एक बार बोनट उठाया, न जाने क्या किया कि गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई। अगले दिन मैं खुशी खुशी यूनिवर्सिटी गई तो वहाँ जाकर जो खबर सुनने को मिली, मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ एक ही बात कर रही थी कि अहमद कोई अच्छा लड़का नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ख़तरनाक इंसान है। उनका मानना था कि कल उन्होंने एक लड़की को अहमद के साथ देखा और आज उस लड़की की लाश यूनिवर्सिटी के बाहर पड़ी हुई थी। लड़कियों की ये बातें सुनकर मैं भी खौफज़दा हो गई। थोड़ी ही देर बाद अहमद जब दोबारा मुझसे मिलने के लिए आया तो मैंने उसे बहुत सारी बातें सुनाई और उसे ये भी कहा कि अब दोबारा तुम्हें मेरे रास्ते में आने की ज़रूरत नहीं है, और अगर अब तुमने मुझे दोबारा तंग करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शायद मैं उससे बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी। मुझे अपनी गलती का एहसास उस वक्त हुआ जब मुझे अपनी दोस्त से मालूम हुआ कि वो अहमद हमारी क्लास का नहीं, बल्कि 8वें सेमेस्टर का अहमद था जिसके बारे में बात हो रही थी। लेकिन मैंने फ़ैसला किया कि अब अहमद से इस बारे में बात नहीं करूँगी और ना ही उससे किसी किस्म की माफ़ी मांगूंगी। वैसे भी जो कुछ मैंने किया बेहतर ही किया था। वो अभी भी वैसा ही पुरस्कार था जैसा कुछ दिनों पहले था। मुझे तो अब शक होने लगा था कि उसने जानबूझकर मेरी गाड़ी ख़राब की थी और फिर बाद में मेरी मदद की ताकि वो मेरी नज़रों के सामने आ सके। इसी तरह की सोचें मुझे परेशान करने लगी। मुझे वहाँ पर बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब अचानक ही मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। इस बार मुझे मेरी दोस्त ने पुकारा था। वो इस वक्त यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से में खड़ी मुझे आवाज़ें दे रही थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से में देखकर मुझे हैरानगी होने लगी, क्योंकि इस हिस्से में कोई भी नहीं जाता था। वो ज़्यादातर वीरान ही रहता था। मेरी दोस्त खुद भी मुझे कहती थी कि कुछ भी हो जाए तुमने उस तरफ नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर जाने वाली लड़कियों के साथ भी बहुत सारे हादसात पेश आए हैं। जबकि अभी वो खुद वहाँ पर खड़ी मुझे चिल्ला चिल्ला कर पुकार रही थी। मुझे उसकी जहनी हालत पर शक होने लगा। मैं तेज़ी से उसके पास गई ताकि उसे वहाँ से वापस ला सकूं। लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँची तो वो मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ा कर देखा, लेकिन दूर दूर तक किसी का नामो निशान तक नहीं था। अचानक ही मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने पलट कर देखा तो वहाँ पर अहमद खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी,
बल्कि उसकी आंखों में गुस्सा फैला हुआ था। उसको गुस्से में देखकर मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास होने लगा। इससे पहले कि मैं पीछे हटती, अचानक ही मेरे कदम ज़मीन पर जम गए। मैं चाहकर भी खुद को हरकत नहीं दे पा रही थी। एक अजीब सी बेबसी थी जिसने मेरे पूरे जिस्म पर कब्जा कर लिया था। अचानक ही उसने मेरे बालों की लटों को पीछे किया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा चेहरा आग के ऊपर रख दिया हो। मुझे शदीद जलन का एहसास होने लगा, जिसकी वजह से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने इंतहाई प्यार से मेरे आंसू साफ किए। मैं चाहकर भी खुद को नहीं रोक पा रही थी। मैं उसकी इस कदर हैरानगी पर हैरान हो रही थी और अपनी बेबसी पर खौफजदा हो रही थी। समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। थोड़ी ही देर बाद उसने मेरे कानों में सरगोशी की कि तुम मेरी सोच से भी ज़्यादा हसीन लड़की हो और अब मैं तुमसे मज़ीद दूरी इख्तियार नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। तुम बताओ, क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? उसकी बात सुनकर मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया। यकदम ही उसने अपने कदम पीछे की तरफ हटाए और बेयकीनी से मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 मौके हैं। इस दौरान अगर तुम मुझे हाँ कर दोगी तो हम दोनों एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन अगर तुमने इन तीनों बार इनकार कर दिया तो फिर तुम्हारे साथ जो कुछ होगा उसकी ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। वो मुझे साफ अल्फाज में धमकी दे रहा था और मुझे अंदाज़ा था कि जितना ताकतवर वो है और जितनी ज़्यादा कुव्वतें उसके पास हैं, इस दौरान वो कुछ भी कर सकता है। मगर मैं अपने दिल का क्या करती जो उसके करीब आते ही खौफजदा हो जाता था। मुझे उसके जिस्म से अजीब सी कराहियत महसूस होती थी। उसने दोबारा मुझसे ये सवाल किया, क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? उसकी बात सुनकर मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया, क्योंकि अपने मुंह से तो मैं अल्फाज अदा कर नहीं पा रही थी। उसने एक अजीब सा जादू था जो मुझ पर कर दिया था। ना ही मैं कुछ सोच पा रही थी और ना ही कुछ कह पा रही थी, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता था कि जो कुछ भी वो कह रहा है वो गलत है। जब उसने मुझसे तीसरी बार पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो, मैंने दोबारा से तेज़ी से नफ़ी में सर हिला दिया। उसके साथ ही मेरे जिस्म को एक झटका लगा और मैं घुटनों के बल ज़मीन पर गिर गई। मुझे बहुत ही अजीब एहसास होने लगा था। उस वक्त मैं उसके कदमों में पड़ी हुई थी। मैंने गर्दन उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा फैला हुआ था। यूं लग रहा था जैसे उसका बस चले तो वो मुझे अभी ही तहस नहस कर दे। वो घुटनों के बल नीचे बैठ गया और मेरी ठोड़ी को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहने लगा, तुम्हें पता है कि तुमने ये सब करके कितनी बड़ी गलती कर दी है? उसकी बात सुनकर मैंने बेसाख्ता नफ़ी में सर हिला दिया। मेरी नज़रें तो उसकी आंखों में ही जमी हुई थी। उसकी आंखों का रंग दोबारा से तब्दील हो रहा था और अब ये तब्दीली मैं साफ साफ देख रही थी। पहले उसकी आंखों का रंग सब्ज था, फिर उसकी आंखों का रंग महरून हुआ और अभी दोबारा से उसकी आंखों का रंग स्याह हो गया था। उसकी आंखों में 1 मिनट के अंदर अंदर 3 रंग बदले थे और ये काम कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। मुझे यकीन हो चला था कि ये तो कोई और ही मखलूक है। उसने मेरे चेहरे को ज़ोर से दबोचा और कहने लगा, तुमने सही अंदाज़ा लगाया है। मैं इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं कोई और ही मखलूक हूँ। लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाने के बारे में नहीं सोचा और ना ही कभी मैंने तुम्हारा बुरा सोचा है। लेकिन मैं तो यही तसव्वुर करता था कि तुम्हारे साथ एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारूंगा। मगर शायद तुम्हें ही मेरी ये हमदर्दी रास नहीं आ रही थी। अब तुमने मेरे तैश को हवा देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कि मैं गुस्से का किस कदर तेज़ हूँ, और तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। सबसे बढ़कर मैं अपने कबीले से भी लड़ पड़ा। सरदार ने मुझे
सिर्फ इस शर्त पर तुमसे मोहब्बत के इजहार की इजाज़त दी थी कि अगर तुम उसे कबूल कर लो तो वो तुम्हें कबूल कर लेंगे। लेकिन तुमने मेरी बात कबूल ना करके अपनी जान पर बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है। अहमद नामी अजीबो गरीब मखलूक न जाने क्या क्या कह रही थी, जबकि मुझे शिद्दत से रोना आ रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। उसने मुझे कहा कि वो रात के वक्त मेरे पास आकर मुझसे इस चीज़ का बदला लेगा। ये कहकर वो अचानक से वहाँ से गायब हो गया। उसे गायब होता देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं भी बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। दोबारा जब मुझे होश आया तब मैं यूनिवर्सिटी के अस्पताल में पड़ी हुई थी। करीब ही मेरी दोस्त बैठी हुई थी जो फिक्रमंदी से मुझसे पूछ रही थी कि क्या हुआ है, तुम हमें यूनिवर्सिटी के पिछले हिस्से में बेहोश पड़ी मिली हो, क्या तुम्हारे साथ कोई हादसा पेश आया है? उसकी बात सुनकर मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और उससे कहा ऐसी कोई बात नहीं, बस मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से बेहोश होकर गिर पड़ी। जबकि अंदर ही अंदर मेरा दिल किसी सूखे पत्ते की तरह लरज़ रहा था। मुझे ज़िंदगी में पहली बार रात की आमद से बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि जैसे ही रात का अंधेरा चारों तरफ छाएगा वो अजीबो गरीब मखलूक मुझसे अपना बदला लेने के लिए आ जाएगी। मैं खामोशी से वहीं पर लेटी हुई थी जब अचानक ही मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि अहमद कहाँ पर है। मेरी बात सुनकर उसने पहले तो मशकूक नज़रों से मेरी तरफ देखा और फिर मुझे कहने लगी, क्या तुम्हारे साथ ये सब कुछ अहमद ने किया है? मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस यूं ही पूछ रही हूँ कि मैंने आज सुबह से उस शख्स को नहीं देखा। शुक्र करो कि नहीं देखा, वरना देखकर दोबारा से तुम्हारा सारा दिन ख़राब हो जाता। खैर, देखा तो मैंने भी नहीं है उस शख्स को, मुझे लगता है वो आज यूनिवर्सिटी नहीं आया। ये कहकर वो दोबारा से खामोश हो गई और फिर वो बाहर चली गई और डॉक्टर से कोई बात करने लगी। मैं जैसे ही सुकून लेने के लिए अपनी आंखें बंद करती, मेरी नज़रों के सामने फिर अहमद का चेहरा घूमने लगता। मैं जहाँ कहीं भी देखती अब मुझे सिर्फ और सिर्फ उसका चेहरा ही नज़र आता था। मेरी आंखों से खौफ से आंसू बहने लगे। मुझे इस तरह से रोता देखकर करीब खड़ी नर्स परेशान हो गई और मुझसे पूछने लगी, क्या तुम्हें कहीं पर कोई तकलीफ़ है? इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देती, अचानक ही मेरी नज़र खिड़की की तरफ उठी। खिड़की के बाहर उस वक्त अहमद भी खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर उस वक्त एक बहुत ही कमीनगी भरी मुस्कुराहट नज़र आ रही थी। यूं लग रहा था जैसे उसे मेरी ये हालत देखकर बहुत सुकून मिल रहा हो। मैंने नर्स को कोई जवाब नहीं दिया और खिड़की की तरफ ही देखने लगी। थोड़ी ही देर बाद मुझे उस नर्स की सरगोशी सुनाई दी जो कि करीब खड़ी दूसरी नर्स से बोल रही थी कि तुम मानो या ना मानो, मुझे ये लग रहा है कि ये लड़की डर गई है। वो ये बात यकीनन ठीक ठीक कह रही थी, लेकिन मैं उसे कोई भी जवाब नहीं दे सकती थी क्योंकि मेरी ज़बान पर उस वक्त ताला लगा हुआ था। शाम के वक्त मैं घर में बैठी हुई थी जब मुझे दोबारा से अपने नाम की पुकार सुनाई देने लगी। मैंने पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। अम्मी भी काफ़ी देर से मुझे नोट कर रही थी। इसी वजह से मुझे पूछने लगी कि क्या हुआ है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अम्मी की बात सुनकर मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें कहा कि अगर मैं आपको सब बताऊं तो क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगी? मेरी बात सुनकर अम्मी ने मुंह बनाया और कहने लगी, क्या पहले कभी ऐसा हुआ है मैंने तुम्हारी बात पर यकीन ना किया हो? मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करूंगी तो किसकी बात पर यकीन करूंगी? चलो मेरा बच्चा, मुझे बताओ कि क्या हुआ है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अम्मी की बात सुनकर मैं उन्हें वो सारी कहानी बताने ही लगी थी कि अचानक ही किसी ने मेरा गला पकड़ लिया। मैं चाहकर भी एक लफ्ज़ अदा नहीं कर पा रही थी। मेरी सांस पूरी तरह से बंद होने लगी थी। मैंने अपनी गर्दन पर हाथ रख दिया और ख़ुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अनदेखे वजूद की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। ये देखकर
अम्मी को अंदाज़ा हो गया था कि मेरे साथ क्या हुआ है। उन्होंने जल्दी से दुआएं पढ़ी और वो सारी दुआएं पढ़कर मेरे ऊपर फूंक मार दी। मैं अम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि फ़िक्र मत करो, मुझे समझ लग गई है, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। अम्मी कमरे के अंदर दाखिल हुई और ऊंची आवाज़ में बिस्मिल्लाह पढ़ी। उसके साथ ही उन्होंने कुछ दुआएं पढ़कर कमरे में फूंक मारी और मुझे कहने लगी कि जब हम कमरे में दाखिल होने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो उस कमरे के अंदर जितनी भी बातें होती हैं उन बातों को ना तो जिन्नात सुन सकते हैं और ना ही शयातीन सुन सकते हैं। अब तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें क्या मसला हुआ है। अम्मी की बात सुनकर मैंने उन्हें सारा किस्सा सुना दिया और उन्हें यह भी कहा कि उसने मुझे धमकी दी है कि वो दोबारा से मेरे पास आएगा। अम्मी ने प्यार से मेरे सर के ऊपर हाथ फेरा और मुझे कहने लगी, तुम्हें डरने की या फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता, और जिन्नात से तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जिन्नात हमारी सोच से भी ज़्यादा बुज़दिल होते हैं। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला के कलाम के आगे वो नहीं टिक पाएगा और तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। ये कहकर अम्मी अपने कमरे में चली गई। लेकिन रात के वक्त अचानक खबर मिली कि मेरी नानो का इंतकाल हो गया है। अम्मी ये खबर बहुत ही ऊंची आवाज़ में तमाम घर वालों को सुना रही थी। मुझे अब मज़ीद डर लगने लगा था क्योंकि अम्मी ने तो रात को चले जाना था और रात में मैं इस घर में अकेली होती। मैंने अम्मी को कहा कि मैंने भी आपके साथ जाना है, लेकिन अम्मी ने सख्ती से इनकार कर दिया। अम्मी के इस इनकार से मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि वो मेरी हालत से अच्छी तरह से वाकिफ़ थी। फिर भी उन्होंने मुझे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया था। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी वैसे वैसे मेरा दिल भी खौफ से धड़क रहा था। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी वो अहमद की आवाज़ थी जो मुझे मुसलसल सुनाई दे रही थी। हर आधे घंटे के बाद मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देती थी कि तुमसे मुलाकात का वक्त करीब आ रहा है, और फिर उसके साथ ही मेरा पूरा जिस्म खौफ से ठंडा पड़ने लग जाता था। और रात के वक्त अम्मी मुझे इस घर में तन्हा छोड़कर खुद निकल गई, यहाँ तक कि वो मेरे बहन भाइयों को भी अपने साथ ले गई थी। सिर्फ मैं ही थी जो इस घर में मौजूद थी। रात तकरीबन 12 बजे का वक्त था जब अचानक ही मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। चूँकि अहमद के खौफ की वजह से मैं सो नहीं सकी थी, इसी वजह से अब मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा था। मैंने गर्दन उठाकर देखा तो सामने अहमद मौजूद था, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद उसका चेहरा बिगड़ने लगा और उसकी जगह बहुत ही खौफनाक शख्स ने ले ली। उससे ज़्यादा खौफनाक शख्स अपनी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा था। मुझे अपना दिल बंद होता हुआ महसूस होने लगा। अचानक ही उसने अपने हाथ लंबे करने शुरू कर दिए और जिससे उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। इससे पहले कि मेरी गर्दन मेरे जिस्म से अलग हो जाती, दोबारा दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। उस वक्त एक बुज़ुर्ग दरवाजे से कमरे के अंदर दाखिल हुआ था। दाखिल होते ही उसने अहमद के ऊपर पानी के कुछ छींटे फेंके और दरवाज़ा बंद कर दिया। उन्हें देखकर मैं पहचान गई थी कि यह हमारा ख़ानदानी आमिल है। इससे पहले कि वो जिन वहाँ से भागने की कोशिश करता, आमिल ने उसके गिर्द हिसार बांध दिया। अब अहमद मुकम्मल तौर पर उनके कब्ज़े में आ गया था। बुज़ुर्ग ने उसे मेरी ज़िंदगी से चले जाने का कहा, लेकिन वो नफ़ी में सर हिलाने लगा और कहने लगा, इसको मैं कभी भी नहीं छोड़ सकता। अगर मैं इसको हासिल नहीं कर सकता तो क्या हुआ, मैं सारी ज़िंदगी इसके पास रहकर इसे अपनी मौजूदगी का तो एहसास दिला सकता हूँ, और अभी तो मैंने इसे सज़ा देनी है क्योंकि इसने मेरा दिल तोड़ा है। बुज़ुर्ग ने उसे 2-3 दफ़ा समझाया और उसे धमकी दी कि अगर वो यहाँ से नहीं गया तो वो उसे जला देंगे, लेकिन वो उनकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मजबूरन बुज़ुर्ग ने उसे जला दिया और यूं वो मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि अम्मी ने ऊंची आवाज़ में इसलिए कहा था कि वो सब घर से जा रहे हैं
क्योंकि वो जानती थी कि इस दौरान वो जिनजात अपनी सारी ताकतें लेकर मेरे पास आएगा और मुझे मारने की भी कोशिश करेगा, और ये वक्त उसे पकड़ने के लिए बिल्कुल ठीक था। यही वजह थी कि उन्होंने रात के वक्त ही वहां पर आमिल को भेज दिया था। 1 साल बाद मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली और मेरी शादी हो गई। ये वाक़या जब भी मुझे याद आता है मेरी रूह खौफ से कांप जाती है। मेरे अलावा किसी को भी अहमद की हकीकत का पता नहीं लगा। सब यही समझ रहे थे कि वो शायद यूनिवर्सिटी छोड़कर कहीं चला गया है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो फना हो गया है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।